सार्वजनिक व्यय दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक केंद्रीय व्यय, केंद्रीय व्यय और सेकंड राज्यों को केंद्र द्वारा दी जाने वाली सहायता एवं हिस्सा। राज्यों को केंद्र द्वारा दी जाने वाली सहायता एवं हिस्सा, ठीक है, दो पार्ट में। जो केंद्रीय व्यय है उसको फिर से दो भागों में डिवाइड करेंगे। केंद्रीय व्यय को दो भागों में फर्स्ट योजनागत व्यय, प्लान एक्सपेंडिचर, और दूसरा गैर योजनागत व्यय, योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय, ठीक है। प्लान एक्सपेंडिचर में जनरली इसको विकासशील व्यय के नाम से जाना जाता है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है, और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर या गैर विकासशील व्यय के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक सुधार प्रस्तावित है जो 2017-18 से लागू होने जा रहा है। विभिन्न जैसे सी रंगराजन समिति के द्वारा या अभी थोड़े दिन पहले, ठीक है, बीमल जलान समिति के द्वारा जो व्यय सुधार के संदर्भ में जो अपनी अंतरिम रिपोर्ट दी गई, उस अंतरिम रिपोर्ट में इस बात के सुझाव दिए गए कि योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय, ठीक है, को रिप्लेस करके और उसको राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय से व्यय के रूप में विभाजित किया जाए। माने केंद्र सरकार के जो व्यय हैं या सार्वजनिक व्यय है उसको रिप्लेस कर, जो परंपरागत पद्धति है उसको रिप्लेस कर दिया जाए और उसके बदले में नई पद्धति को अपना लिया जाए। और उसके लेकर के अभी हम लोग व्यय वाला पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आय और व्यय दोनों मिला करके घाटे, विभिन्न प्रकार के घाटे, जैसे राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, कई तरह के घाटे हैं, उस घाटे को कर लेते हैं। तो हमारा आय हो गया, हमारा व्यय हो गया, दोनों मिलाकर के घाटे हो जाएंगे। और दोनों मिलाकर जब घाटे हो जाएंगे तो उसके बाद आएगा कि ये सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय, विशेषकर व्यय के संदर्भ में कौन कौन से सुधार किए गए, घाटे के संदर्भ में कौन कौन सा सुधार किया गया है। FRBM एक्ट 2003 में संशोधन प्रस्तावित है और उस क्या संशोधन किया जाए उसको लेकर के एक कमेटी का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है, तो वो कर लेंगे। तो हमारा रोड मैप इस तरह से, पहले सार्वजनिक आय फिर सार्वजनिक व्यय, दोनों मिलाकर के विभिन्न प्रकार के घाटे, और विभिन्न प्रकार के घाटे के बाद विभिन्न प्रकार के व्यय सुधार या जो घाटे की वित्त व्यवस्था है उसमें किस प्रकार के सुधार प्रस्तावित हैं उसकी चर्चा हम कर लेंगे। तो फर्स्ट आपने लिखा है केंद्रीय व्यय को दो भागों में, योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। योजनागत व्यय को विकासशील व्यय और गैर योजनागत व्यय को गैर विकासशील व्यय, ठीक है, कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इस विभाजन को, आगे इस पर चर्चा है हमारी। उधर राज्य वाले में जाएंगे, दूसरा छोर पे क्या आपने लिखा है, राज्य व्यय, ठीक है, उसको तीन भागों में, राज्य वाले को तीन भागों में पहला भाग है केंद्रीय कर एवं शुल्कों में राज्यों को हिस्सा, केंद्रीय कर एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, राज्यों का हिस्सा। केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, यूनियन टेरिटरीज का पार्ट है। केंद्रीय कर एवं शुल्कों में राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश भी होते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट है राज्यों को योजनागत सहायता, राज्यों को योजनागत सहायता। और थर्ड पार्ट है राज्यों को गैर योजनागत सहायता, राज्यों को गैर योजनागत सहायता। ठीक है, ये केंद्र वाले में जो आपने गैर योजनागत व्यय लिखा है, देखिए गैर योजनागत व्यय लिखा हुआ है, उसको चार भागों में बांटिए। गैर योजनागत व्यय को नीचे लाइन खींच करके ले जाइए, चार भागों में उसको डिवाइड करिए। चार भागों में, एक ब्याज भुगतान,
इंटरेस्ट पेमेंट। दूसरा रक्षा व्यय, डिफेंस एक्सपेंडिचर। थर्ड सब्सिडी या राजकोषीय सहायता। और फोर्थ अन्य 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 व्यय, मुख्य रूप से प्रशासनिक व्यय, मुख्य रूप से प्रशासनिक व्यय। अब आप अपने पेज पे जाइए, जो आपको बुकलेट मिला है उस बुकलेट पे जाइए। 100 पैसा गया, 100 पैसा गया वाले में लास्ट पेज 100 पैसा गया, और उसमें देखिए कहाँ क्या लिखा हुआ है। 100 पैसा गया में केंद्रीय आयोजना व्यय में क्या लिखा हुआ है, कितना पैसा? हाँ, 12 पैसा। तो लिख दीजिए वहां पे 12 पैसा। केंद्रीय आयोजना व्यय देखिए लिखा हुआ है सबसे पहले, केंद्रीय आयोजना व्यय में, केंद्रीय आयोजना व्यय में 12 पैसा। वहां जाने की जरूरत नहीं है, लास्ट पेज पे ये जो सर्किल बना हुआ है ये यहां पे है, ये केंद्रीय आयोजना व्यय, हाँ 12 पैसा। केंद्रीय आयोजना, योजनागत, योजनागत का मतलब 12 पैसा। अब केंद्रीय गैर योजनागत व्यय में 4 लिखा है ना अपने हेड, उसमें ब्याज भुगतान जहां लिखा है वहां पे 19 पैसा, ब्याज भुगतान 19 पैसा। रक्षा 10 पैसा, सब्सिडी 10 पैसा, और अन्य 12 पैसा। अन्य 12 पैसा। कितना पैसा हुआ टोटल? योजना और गैर योजना दोनों मिलाकर के कितना हुआ? कितना पैसा हुआ? हाँ? 61 हुआ कि 63 हुआ? 63 होना चाहिए वैसे, 63 पैसा होना चाहिए। तो लिख दीजिए केंद्रीय व्यय, केंद्रीय व्यय ऊपर में लिख दीजिए 63 पैसा, केंद्रीय व्यय लिख दीजिए 63 पैसा। राज्य वाले में तो केंद्रीय व्यय जब 63 पैसा है और कुल व्यय 100 पैसा है, केंद्रीय व्यय 63 पैसा है और कुल व्यय 100 पैसा है, तो राज्यों का क्या होगा? 37 पैसा। लिख दीजिए 37 पैसा, राज्यों को 37 पैसा। अब राज्यों में, राज्यों का 3 भाग में विभाजन आपने किया हुआ है। पहला क्या लिखा हुआ है? केंद्रीय कर एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, ठीक है, 23 पैसा, 23 पैसा। और राज्यों को योजनागत सहायता, राज्यों को योजनागत सहायता 9 पैसा। तो राज्यों को गैर योजनागत सहायता कितना रहेगा? 5 पैसा। तो लिख दीजिए 5 पैसा, 5 पैसा। तो ये तीनों मिलाकर कितना हो गया? 37 पैसा हो रहा है, और 37 और 63 मिलाकर के 100 पैसा। 19,78,060 करोड़ रुपये जो केंद्र का जो व्यय अनुमानित है उसका विवरण था ये। इस तरह से वो विभाजित होगा और विभिन्न योजनाओं पर वो खर्च किया जाएगा। अब यहाँ पे जो इसका व्यय का कंक्लूजन अगर निकालें तो व्यय के कंक्लूजन में हमारे पास, हमने उधर देखा था एक फिजिकल स्टेज में कि केंद्रीय कर एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा बढ़ गया, ठीक है, 32 पैसा। जो पहले 32% हुआ करता था वो बढ़ के, ठीक है, 42% हो गया। वो 42%, जो 32% होता था 42 हो गया। तो निश्चित रूप से इससे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कर एवं शुल्कों में हिस्सा होता था वो 68 से घट करके 58 रह गया। तो वो पैसा कहाँ से कंपेंसेट हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो पैसे कहाँ कंपेंसेट हुए? तो एक चीज़ हमने बताया कि एक तो कंपेंसेट हो गया वो गैर योजनागत, गैर योजनागत एक जो एडजस्ट हो रहा है वहाँ पे गैर कर राजस्व आय में जो पिछले साल 9 पैसा था वो बढ़ के 13 पैसा हो गया। तो 4 पैसा तो वहाँ एडजस्ट हो गया,
ठीक है। नंबर 1, व्यय में भी कहीं कुछ कटौती करनी होगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक समय होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कुल योजनागत व्यय 2000 अगर 13-14 की बात करें, इवन 14-15 की भी बात करें, तो करीब 21 पैसा हुआ करता था सेंट्रल गवर्नमेंट का। इस बार आपने लिखा हुआ है 12 पैसा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा विभिन्न बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो राज्यों में क्रियान्वित की जाती थी, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने छोड़ दिया और उसको राज्यों को सौंप दिया कि आप इसको क्रियान्वित करिए। तो इससे अंतर क्या पड़ा, माने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो व्यय था, जो लायबिलिटीज होते थे, वो लायबिलिटीज कम हो गए। तो कर एवं शुल्कों से आय में जो कमी आई, वो कमी गैर योजनागत व्यय के मामले में राज्यों को जो सहायता दी जाती थी उसको काट करके पूरा कर दिया गया। और इस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट, इस प्रकार जाएंगे तो आप, ठीक है, इस प्रकार अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के कुल आय और व्यय का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो पहले भी ऑलमोस्ट राज्यों को 37 पैसा मिलता था सेंट्रल गवर्नमेंट से, और कर एवं शुल्कों में वृद्धि के बावजूद अभी भी राज्यों को लगभग 37 पैसा ही मिलता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ कि कर एवं शुल्कों में वृद्धि के बावजूद राज्यों को बहुत ज़्यादा अतिरिक्त राशि प्राप्त नहीं हो रही है। एक निष्कर्ष ही आया, लेकिन इससे फिर भी बहुत बदलाव आया। किस प्रकार का बदलाव है? पहले राज्यों को केंद्र के द्वारा चैरिटी के रूप में पैसे मिलते थे, जैसे जो लिखा हुआ योजनागत सहायता और गैर योजनागत सहायता। तो सहायता तो केंद्र की इच्छा पर डिपेंड करेगा ना कि वो योजना लॉन्च करे तो दे, योजना नहीं लॉन्च करे तो ना दे। ये तो सहायता एक तरह से, सहायता का सीधा मीनिंग हुआ कि ये चैरिटी है ये। जबकि अब जो 14वें वित्त आयोग के रिपोर्ट के लागू करने के बाद जो चैरिटी है वो चैरिटी कम हो गया और जो राज्यों का अधिकार है वो अधिकार बढ़ गया। ठीक है, ये दोनों में चेंज आया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने कर एवं शुल्कों में राज्यों को अनिवार्य रूप से हिस्सा देना होगा, जो भी कलेक्शन होके आता है उसमें से। अदरवाइज पहले जो, तो इससे क्या होगा कि राज्यों की शक्ति, इस उपाय से अगर आपको पॉलिटी में या कहीं कोई क्वेश्चन पूछता है कि केंद्र एवं राज्य के बीच संबंधों में, वित्तीय संबंधों में किस प्रकार का सुधार हुआ है या वित्तीय संबंधों में किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं, तो ये भी एक मुद्दा बनता है 14वें वित्त आयोग के सुझाव के अनुरूप। जो वित्तीय सहायता होती थी केंद्र और राज्य के बीच में, जो वित्तीय जो बंटवारे होते थे, बंटवारे की प्रकृति में परिवर्तन आया है। ठीक है, तो ये चीज़ एक इशू बनता है और भी कई सारे मुद्दे उसमें आएंगे। ठीक है, तो उसमें कंक्लूजन इसमें लिख दीजिए। देखो, ऊपर के व्यय विवरण से स्पष्ट है, व्यय विवरण से स्पष्ट है कि जहां एक और केंद्रीय कर एवं शुल्कों में राज्यों के हिस्से में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली योजनागत सहायता में कमी आई है। अर्थात केंद्र के द्वारा अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन को राज्यों को सौंप देना, और इस प्रकार केंद्रीय स्तर पर राजकोषीय संतुलन
केंद्रीय स्तर पर राजकोषीय संतुलन बनाने की कोशिश राजकोषीय संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के लागू होने के बाद जो चेंजेज आए वो किस तरीके से एडजस्ट किए गए, किस तरह से समायोजित किए गए। अब यहाँ पे हेडिंग विभिन्न प्रकार के घाटे, विभिन्न प्रकार के घाटे। घाटे और इसमें जाएंगे तो फर्स्ट है राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा या फिजिकल डेफिसिट। राजकोषीय घाटा या फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। और राजकोषीय घाटा का मीनिंग होता है कुल सार्वजनिक व्यय माइनस ब्रैकेट कुल सार्वजनिक आय माइनस उधार से आय, ठीक है। इसका मीनिंग है कुल सार्वजनिक व्यय माइनस कुल सार्वजनिक आय माइनस उधार से आय। माइनस उधार से आय। अच्छा, और कुल सार्वजनिक व्यय कितना है बजट के अनुसार? कितना है? 100 पैसा। 100 पैसा। और कुल सार्वजनिक आय कितना है? ये भी है 100 पैसा। और उधार से आय? उधार से आय 21 पैसा। अब देखिए आय वाले में सार्वजनिक आय का जो विवरण आपने लिखा है उसमें कुल सार्वजनिक आय आपने लिखा है, कुल सार्वजनिक आय लिखा है 100 पैसा, और उसी का विवरण जब नीचे लिखा है तो उसमें लिखा है उधार से आय 21 पैसा। कितना होगा ये? कितना होगा? कंक्लूजन कितना होगा? 21 पैसा। ये सब घटाने के बाद कितना आएगा? 21 पैसा। और इसीलिए हमने जब उधार से आय लिखवाया था तो वहाँ पे लिखवाया था कि यह राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। और सिंपल सी बात है कि कोई भी आदमी जब बजट बना रहे हैं तो हमारे पास 79 पैसे की आय है, अपनी आय 79 पैसे की है और हमारा व्यय 100 पैसे का है, तो सीधा दिखाई दे रहा है कि हमारा जो अंतर है आय और व्यय के बीच अंतर वो 21 पैसा है। तो इसी 21 पैसे को घाटा कहेंगे, राजकोष का घाटा। और यही राजकोष का घाटा कर्ज लेकर के पूरा किया जाएगा। अर्थात कर्ज आय और राजकोषीय घाटा दोनों बराबर होता है। और इसलिए ये जो 21 पैसा है, इसी 21 पैसे को क्या बोलेंगे? राजकोषीय घाटा। और यह जीडीपी का वर्ष 2016-17 के लिए जीडीपी का 3.5% और 2015-16 के लिए जीडीपी का 3.9% अनुमानित है ये, ठीक है। और ये दो जो 3.9% है या 3.5% है, ये यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि ध्यान में रखेंगे कि वर्ष 2015-16 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना। तो उसी में एक लाइन लिख दीजिए, क्या लिखे? 21 पैसा। यह राजकोषीय घाटा है, ठीक है। और जीडीपी का, यह राजकोषीय घाटा है और जीडीपी का 3.5% अनुमानित है। हाँ, 3.5% अनुमानित है। 2015-16 के लिए यह 3.9%। इस फैक्ट को याद रखेंगे। जीडीपी का 3.5%। नेक्स्ट, राजस्व घाटा। राजस्व घाटा या रेवेन्यू डेफिसिट। राजस्व घाटा यह होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। राजस्व व्यय माइनस राजस्व
जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बार बार के आय हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बार बार का व्यय है, उसका जो अंतर होता है, और निश्चित रूप से नियम ये कहता है कि जो बार बार का व्यय है वो बार बार की आय से पूरा हो जाना चाहिए। जैसे आपके घर में मान लीजिए बार बार सैलरी से पैसा 1 लाख रुपए आता है, और उसी तरह से बार बार का व्यय डिफरेंट हेड्स में, जैसे मान लो कहीं रेंट दे रहे हैं, दिल्ली में अपने बच्चे को पढ़ने के लिए पैसा भेज रहे हैं, या और भी इस तरह से जो मिसलिनियस बार बार वाले होते हैं जो फिक्स होता है, हर महीने में आपको पे करना है, तो ये बार बार जो जाने वाला है वो बार बार के आने से पूरा हो जाना चाहिए, नंबर 1। या फिर बार बार की आय अधिक हो और बार बार का व्यय कम हो, तो इससे क्या होगा, घर में कुछ सरप्लस पैसा बचेगा, और जो सरप्लस पैसा बचेगा उसका पूंजीगत निवेश होगा, उससे कोई संपत्ति की खरीद होगी, और संपत्ति की खरीद होगी तो परिवार का विकास तेजी से हो जाएगा। अर्थात राजस्व घाटा नहीं होना चाहिए, राजस्व सरप्लस होना चाहिए, आय ज़्यादा हो और व्यय कम हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जितने राजस्व आय है व्यय उससे ज़्यादा होता है, और उसका परिणाम क्या होता है, कुछ आय को, जो ये जो व्यय है, राजस्व व्यय है, इसके कुछ भाग को कर्ज लेकर के या संपत्ति बेच करके पूरा किया जाता है। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा अच्छी बात है अगर वो नियंत्रित हो तो, और उसको घाटे की वित्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, लेकिन राजस्व घाटा अच्छी बात नहीं है। ये घाटा नहीं होना चाहिए, ये अधिशेष होना चाहिए, राजस्व अधिशेष होना चाहिए। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए, या जीडीपी का 2.3% अनुमानित है। जीडीपी का 2.3% अनुमानित है, और ब्रैकेट में लिख दीजिए वर्ष 2015-16 के लिए संशोधित अनुमान 2.5%, संशोधित अनुमान 2.5%, जबकि बजटीय अनुमान 2.8%, 2.8% अनुमानित किया गया। ठीक है, तो इस बार तो राजस्व घाटे के मामले में बहुत तेज सुधार हुआ है। बजट में 2015-16 के बजट में 2.8% अनुमानित था, और 2015-16-17 में जा रहे हैं तो 2.3% है। ये सुधार तो अप्रत्याशित रूप से बहुत अच्छा माना जाएगा, और बजट में इसका विवरण दिया गया है कि इसका मुख्य कारण है, ठीक है, सार्वजनिक व्यय के मामले में अपनाया गया अनुशासन, और सार्वजनिक विशेषकर राजस्व व्यय के मामले में जो अनुशासन अपनाया गया, एक तरह से भ्रष्टाचार को या दुरुपयोग को कम करने की कोशिश की गई, तो उस कोशिश का परिणाम हुआ कि सार्वजनिक व्यय कम हुआ, और सार्वजनिक व्यय कम हुआ तो आय और व्यय के बीच का अंतर कम हो गया। ठीक है, तो उसमें लिख दीजिए, देखो इस घाटे के कम होने का मुख्य कारण, इस घाटे के कम होने का मुख्य कारण सार्वजनिक व्यय अनुशासन, सार्वजनिक व्यय अनुशासन में वृद्धि है। में वृद्धि है या सुधार है, व्यय अनुशासन में सुधार है। एक तीसरा है प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटा, इसकी शुरुआत वर्ष 2000, एक सेंटेंस लिखिए, इसकी शुरुआत वर्ष 2010-11 में की गई। और इसका क्या मीनिंग होता है, राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत व्यय
क्या लिखा है उसमें, देखे तो पूंजीगत व्यय, एक टेक्निकल वर्ड क्या लिखा हुआ है, आपके पास जो बुकलेट है उसमें 18 नंबर है, 18 नंबर हेड इस वाले में वाला जो पेज है 18 नंबर है, पूंजीगत परिसंपत्तियों हेतु अनुदान, पूंजीगत व्यय हेतु अनुदान, हेतु अनुदान, पूंजीगत व्यय हेतु अनुदान प्रभावी राजस्व घाटे में। क्या इसका मीनिंग क्या होगा? जैसे ये फिर तो राजस्व के साथ क्यों जुड़ा हुआ? राजस्व का मतलब तो होता है बार बार, जैसे हॉस्पिटल बिल्डिंग का बनना एक पूंजीगत व्यय है, लेकिन उसमें जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की जो सैलरी है वो राजस्व व्यय है। स्कूल बिल्डिंग पूंजीगत हुआ, उसमें जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी राजस्व है। नहर का बनना पूंजीगत व्यय है, उसकी मरम्मत रिपेयर पूंजीगत राजस्व व्यय है, ठीक है। ब्रिज बनना ये पूंजीगत व्यय है, उस ब्रिज की मरम्मत पे किया जाने वाला व्यय राजस्व व्यय है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रभावी राजस्व घाटे का कंसेप्ट ये था कि जैसे केंद्र द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यय, विभिन्न प्रकार की सहायता दी जाती है मंत्रालयों को या राज्यों को, ठीक है, और केंद्र के द्वारा जो सहायता दी गई उसका वो आगे, जैसे केंद्र के द्वारा बार बार आपके घर से, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लिया आपके घर में 1 लाख रुपए का इनकम है, राजस्व बार बार सैलरी 1 लाख रुपया, और व्यय है 1,10,000 रुपया राजस्व व्यय बार बार, जो स्टाफ वगैरह रखे गए हैं उनका सैलरी, मकान का किराया, बिजली का बिल, ये सारे जो होते हैं, मान लो 1,10,000 है, ठीक है। तो यहाँ आय है 1 लाख और व्यय है 10,000, सीधा दिखाई दे रहा है कि राजस्व घाटा 10,000 रुपये का राजस्व घाटा है। अब आपके घर से जो 1,10,000 रुपये का व्यय हुआ, उसमें 15,000 रुपये हर महीने आपके पास आया है दिल्ली में, ठीक है, और आप अच्छे बच्चे की तरह आपने उस 15,000 में से 10,000 आपने खर्च किया और 5,000 रुपये का आपने शेयर खरीद लिया, या आपने गोल्ड खरीद लिया, या आपने कोई और पूंजीगत सामान खरीदा। क्लियर है? माने परिसंपत्ति आपने बना ली। तो अब 5,000 घर से तो 15,000 व्यय माना जाएगा, राजस्व व्यय, क्योंकि हर महीने में हो रहा है, लेकिन उसमें का 5,000 की परिसंपत्ति तो आपके पास ऑलरेडी है। तो ऐसी स्थिति में आपके घर का राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, एक्चुअल घाटा कितना हुआ? 5,000 हुआ ना। घर के तरफ से काउंट हुआ तो 10,000 दिखा, लेकिन जब आपके पिताजी जब दिल्ली आए तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये तो 5,000 की संपत्ति ऑलरेडी है। तो 5,000 की संपत्ति ऑलरेडी है, तो फिर प्रभावी घाटा कितना हुआ? 5,000 हुआ। इसी को प्रभावी राजस्व घाटे के नाम से जाना जाता है। अब इसी को आप व्यवहारिक रूप से लेके जाएं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से वो राजस्व व्यय है जो राज्यों को दिया गया या विभिन्न विभागों मंत्रालयों को दिया गया, लेकिन इन विभागों मंत्रालयों या राज्यों ने उसका उपयोग, जो उनको राजस्व के रूप में दिया गया है, उसका उपयोग उन लोगों ने, ठीक है, स्कूल बिल्डिंग बनाने, हॉस्पिटल बिल्डिंग बनाने, नहर बनाने या ब्रिज बनाने या इस तरह के परिसंपत्तियों के विकास के लिए उन्होंने उसको खर्च किया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट का राजस्व घाटा है उसमें से ये सारी जो परिसंपत्तियों के लिए जो पैसे व्यय किए गए उसको माइनस कर देंगे, और तब जो बचेगा वो क्या होगा? प्रभावी राजस्व घाटा। अर्थात वो पैसा तो अभी है, बस ये है कि वो संपत्ति के रूप में है, और संपत्ति के रूप में भी आप उसको पूंजीगत का भाग मान लेंगे, ठीक है। तो इसलिए नया कंसेप्ट लिया गया कि एक्चुअल में राजस्व घाटा कितना है इसका अनुमान होना चाहिए, और उस प्रक्रिया में अब हर साल बजट के जो बजटीय दस्तावेज जारी किया जाता है उसमें प्रभावी राजस्व घाटा भी शामिल होता है, ठीक है। तो ये तो केंद्र की मनोवृत्ति क्या हो, केंद्र की प्रवृत्ति क्या होगी कि भाई राज्य जो पैसे उनको दिए जा रहे हैं उसका अधिकांश भाग वो किस बात के लिए यूज करें? पूंजीगत के लिए उपयोग करें, ठीक है। तो भले ही राजस्व ज़्यादा हो लेकिन उसका परिसंपत्ति विकास में अगर उपयोग होता है तो इस प्रकार किया गया राजस्व व्यय को गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्राथमिक घाटा। हाँ, तो घाटा तो घाटा कहाँ कहा हमने? तो जो बचा है उसको घाटा नहीं कहोगे। मैंने 5,000 आपके घर में अभी भी तो
ना ना, इस तरह से है कहाँ घाटा, उसको हमने कहाँ कहा? हमने तो कहा कि 1 लाख में 1 लाख जो आता था और 1,10,000 व्यय होता था, उसमें से 5,000 संपत्ति ऑलरेडी है। तो अब तो घाटा कितना हुआ? 1 लाख माइनस 1 लाख 5,000, 5,000 जो बच गया वो घाटा है। वो परिसंपत्ति को घाटा नहीं बोल रहे, लेकिन अभी भी घर में आय से व्यय 5,000 ज़्यादा है, ये बात बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या लिखे? चौथा अच्छा, नेक्स्ट लिखो प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। और प्राइमरी डेफिसिट में इसमें जाए तो ये राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ठीक है। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। और राजकोषीय घाटा कितना है? 21 पैसा। और ब्याज भुगतान कितना है? ब्याज भुगतान कितना है? 19 पैसा, ठीक है। तो कितना हुआ प्राथमिक घाटा? 2 पैसा। लिख लो, यह जीडीपी का 0.3% है। 0 जीडीपी का 0.3% है, जबकि वर्ष 2015-16 के लिए 0.7% अनुमानित। 0.7% अनुमानित। ना तो पहले वाला 2016-17 का है, अब 15-16 के लिए क्या है? क्या लिखे? यह जीडीपी का 0.3% है बस, जबकि 2015-16 के लिए यह कितना? अभी तो जो बात कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? 2016-17 की कर रहे हैं। अब अगला हमने उस साथ में जोड़ दिया है, ठीक है। कितना? यह कितना हो गया? 0.7% हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, तो इस तरीके से ये 4 इंपॉर्टेंट घाटे हैं। चालू खाते के घाटे के साथ इसको, चालू खाते के घाटे के साथ राजकोषीय घाटे को जुड़वा घाटा के नाम से जाना जाता है। और चालू खाते का घाटा जीडीपी का 1.4% अनुमानित है। हाँ नहीं, वो तो मौद्रिक घाटा, वित्तीय घाटा, दूसरा सब कई सारे हैं। जो मान लो घाटे को पूरा करने के लिए जितनी राशि मुद्रा छाप करके आप पूरा करते हैं, सब अलग अलग है। आगे इसमें लिख लो, आगे लिखो, चालू खाते के घाटे के साथ, चालू खाते के घाटे के साथ राजकोषीय घाटे को, चालू खाते के घाटे के साथ राजकोषीय घाटे को जुड़वा घाटा के नाम से जाना जाता है। और इसे, और यह जीडीपी का 1.4% अनुमानित है। जीडीपी का 1.4% अनुमानित है, फुल स्टॉप। तो ये कहानी आपकी घाटे के संदर्भ में है। अब इस घाटे के संदर्भ में, ठीक है, 2 प्रमुख सुधार किया गया है। एक प्रमुख सुधार एफआरबीएम एक्ट में प्रस्तावित है, और दूसरा ये जो व्यय विभाजन की प्रक्रिया है उसको भी ठीक करना, और योजनागत व्यय के संदर्भ में सुधार, जिससे कि राजस्व घाटे को कम किया जाए या अन्य घाटे को कम किया जा सके। तो पैरा चेंज करके बजट 2016-17 में राजकोषीय अनुशासन के लिए अन्य सुधार प्रस्तावित हैं। इनमें डैश दे करके, अब जैसे अगर एक सुधार की अगर बात करें तो ये वर्ष 2016-17 12वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष है। 16-17
अंतिम वर्ष है, 2012-13 में शुरू हुआ था, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16 और 16-17 अंतिम वर्ष है। और जो योजनागत व्यय है उसकी रणनीति और उसके संसाधन दोनों के दोनों 5 सालों के लिए योजना आयोग द्वारा सुझाव दिया जाता है। और योजना आयोग के सुझाव के अनुसार इस 12वीं पंचवर्षीय योजना का 4 साल ऑलरेडी पूरा हो चुका है, आखिरी साल है। तो आखिरी साल में ये रणनीति और व्यय विभाजन की प्रक्रिया को अगर बदल देते हैं तो फिर 5वें साल के लिए रणनीति और संसाधन का आवंटन फिर किस आधार पे होगा। तो इसलिए इस बार इन्होंने क्या किया कि ये जो बजट में व्यय विभाजन का जो परंपरागत प्रक्रिया है, परंपरागत तरीका है, उसको इन्होंने कंटिन्यू रखा, जारी रखा है, योजनागत और गैर योजनागत। इससे इनको सुविधा हो गई, योजनागत के सारे मद और योजनागत के लिए संसाधन ये कंटिन्यू हो गया 1 साल। नहीं तो 1 साल में 12वीं पंचवर्षीय योजना हौच-पौच हो जाता। कंटिन्यू रखा, लेकिन अगले साल से 2017-18 से अब ये योजना, चूंकि योजना आयोग है ही नहीं, तो योजनागत और गैर योजनागत, और 13वीं योजना भी नहीं है, 13वीं योजना का भी सरकार की कोई मंशा नहीं है उसको लाने की। तो ऐसी स्थिति में अब हमें योजनागत व्यय की रणनीति और योजनागत व्यय का संसाधन, मैंने जो भी उसके क्षेत्र हैं वो सारे मंत्रालयों द्वारा तय होंगे। रणनीति मंत्रालयों द्वारा तय होंगी नीति आयोग के सुझाव के आधार पर, और संसाधन वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो हमें फिर योजनागत व्यय और गैर योजनागत में विभाजन के बदले हम नई कोई प्रक्रिया अपना सकते हैं। और जो नई प्रक्रिया है उसका नाम है, जैसे राजस्व, जैसे सार्वजनिक आय 2 भागों में बंटता है, राजस्व आय और पूंजीगत आय, उसी तरह से सार्वजनिक व्यय भी 2 भागों में बढ़ जाएगा, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। माने बार बार की आय, बार बार का व्यय, एक बार की आय, एक बार का व्यय, इस तरह से बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा, दोनों में समतुल्यता आ जाएंगे। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट रीजन था कि अभी तक जो विभाजन होता है उस विभाजन में योजनागत व्यय को गुड एक्सपेंडिचर कहा जाता है, और जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है उसको बैड एक्सपेंडिचर कहा जाता है, अच्छा व्यय और खराब व्यय। जबकि रक्षा व्यय को खराब व्यय नहीं कहा जाना चाहिए। रक्षा व्यय उतना ही जरूरी है, जैसे कहा जाता है कि घास को रोटी खाएंगे, बिना खाए रहेंगे, लेकिन सीमाओं की सुरक्षा करेंगे। और सीमाओं की सुरक्षा तभी हो पाएंगी जब आप रक्षा व्यय करेंगे, टैंक खरीदेंगे, तोप खरीदेंगे, ये सब अनावश्यक व्यय नहीं होता है। कहा जाता है कि 1990 में कुवैत ने खूब अपना विकास किया था, बस एक काम नहीं किया था। कौन सा? सीमाओं की सुरक्षा की व्यवस्था उसके द्वारा नहीं की गई थी। और सद्दाम हुसैन के सैनिक गए और सब कुछ छीन लिया, पैसे भी छीन लिए। 4 लाख एयरलिफ्ट पिक्चर अगर देखे हो तो कितना अत्याचार किया गया। 4 लाख लोगों की हत्याएं हुई, और उसमें बच्चे महिलाएं मुख्य रूप से शामिल थे। पुरुष तो भाग गए, अधिकांश जो वहाँ की सरकार थी वो भाग गई, सरकार के सारे मंत्री छोड़ के भाग गए। जब देखा उन्होंने कि सद्दाम हुसैन का आक्रमण है तो सारे छोड़ के अपने अपने हवाई जहाज लेकर के भाग गए। तो सारे घरों में, जो एयरलिफ्ट पिक्चर में दिखाया भी गया है, महिलाएं बच्चों को उन लोगों ने घरों से खींच करके, तो उनका संपत्ति भी छीना और उनके। तो ऐसी स्थिति में किसी देश द्वारा किया जाने वाला रक्षा व्यय खराब व्यय कैसे हो सकता है? सब्सिडी खराब व्यय कैसे हो सकता है? भाई मान लो बाजार मूल्य पे किसी सामान को बेचेंगे तो भारी संख्या में जो लोग हैं वो उसको खरीद ही नहीं पाएंगे, अब भूखों मर जाएंगे। अब अनाज अगर आप गेहूं चावल 18 रुपये केजी बेचना शुरू करेंगे तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं वो उसको खरीद ही नहीं पाएंगे। तो उसका दोनों तरह से उनके साइड से भी निगेटिव इम्पैक्ट होगा और उत्पादन की दृष्टि से भी निगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में गैर योजनागत व्यय को, उसी में एक प्रशासनिक व्यय है, वेतन एवं पेंशन। तो 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने को खराब व्यय कहा जाएगा। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे जाके पूछिए तब पता चलेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या हुआ कि गैर योजनागत व्यय कोई खराब व्यय नहीं है, लेकिन एक मानसिकता है, और उस मानसिकता के अनुसार गैर योजनागत व्यय के निर्धारण में हमेशा कटौती करने की एक कोशिश होती है, भले ही वो कटौती ना हो पाती हो। और योजनागत व्यय शिक्षा, स्वास्थ्य सबको अच्छा माना जाता है और उसको खराब माना जाता है। इस बार के बजट से 2016-17 में इस बात का प्रावधान आ गया कि 2017-18 से इस प्रकार के विभाजन की प्रक्रिया को छोड़ देंगे और नए विभाजन की प्रक्रिया को अपना लेंगे। ठीक है, ये इसमें बात है। तो आगे उसी में क्या लिखे?
फर्स्ट पॉइंट है सुधार प्रस्तावित है। फर्स्ट पॉइंट राजकोषीय अनुशासन के लिए अन्य सुधार प्रस्तावित है। जैसे जैसे देखो, वर्ष 2016-17 12वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष है। 16-17 12वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष है, अंतिम वर्ष है। देखो, इस कारण से सार्वजनिक व्यय विभाजन के योजनागत एवं गैर योजनागत गैर योजनागत को जारी रखा गया है। देखो, वर्ष 2017-18 से इस प्रकार के विभाजन के स्थान पर स्थान पर राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय के रूप में विभाजन को स्वीकार किया जाएगा। पूंजीगत व्यय के रूप में विभाजन को स्वीकार किया जाएगा। ठीक है। देखो, इस प्रकार के परिवर्तन के मुख्य कारणों में देखो, गैर योजनागत व्यय को खराब व्यय माना जाना। खराब व्यय मतलब बैड एक्सपेंडिचर, खराब व्यय माना जाना, जबकि योजनागत व्यय को अच्छा व्यय माना जाना, जबकि ऐसा नहीं माना जाना, जबकि ऐसा नहीं। उसी में पैरा चेंज करके सी रंगराजन समिति तथा हाल ही में गठित बिमल जलान समिति के द्वारा भी इस प्रकार के सुझाव दिए गए हैं। योजना आयोग की अनुपस्थिति भी इस प्रकार के परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है। नेक्स्ट पैरा चेंज। अब इसमें दूसरा जो इंपॉर्टेंट चेंज है, उस दूसरे चेंज के अनुसार अगर जाएं तो जैसे करीब 1500 केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो लागू हैं, उसको सरकार ने 300 योजनाओं में समेकित कर दिया। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंटीग्रेटेड द 1500 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इन 300 स्कीम्स। और इससे फायदा क्या हो जाएगा? जो योजना व्यय में बहुत सारे जो ओवरलैपिंग होते थे, अति व्यापन की समस्या होती थी, वो अति व्यापन की समस्या कम हो जाएगी। एक चेंज वो किया। दूसरा जो चेंज इन्होंने किया कि अब जो भी नई केंद्र प्रायोजित योजनाएं शुरू होंगी, वो सबके साथ एक सनसेट
डेट लागू होगा, सनसेट डेट। सनसेट डेट का मतलब ये हुआ कि अब जनरली जैसे कोई डेट के साथ 2022 तक, ठीक है, कोई योजना अगर हमने जैसे 65,000 गाँवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जोड़ दिया जाएगा, तो इसका एक डेट होगा कि वर्ष 2017 31 मार्च 2017 तक इस लक्ष्य को हासिल किया जाना है, ठीक है। जो भी 2022 डेट होगा तो उसको बोलते हैं सनसेट डेट। ऑल न्यू सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम विल हैव अ सनसेट डेट एक, और उस सनसेट डेट के अनुसार पता चला कि एक बार सनसेट डेट आपने रख दिया और उसके बाद आप निश्चिंत होकर घूम रहे हैं, और फिर जाके 31 मार्च 2017 को आप रिव्यू कर रहे हैं, और उस समय पता चला कि अभी तो योजना, अभी तो 10,000 15,000 गाँव हुए, ठीक है, तो उससे योजनाओं की उपयोगिता नहीं रहेंगी। आपको क्या करना होगा, सनसेट डेट को आपकी उपलब्धि जो लक्ष्य आपने रखा है वो हासिल हो जाए, इसके लिए बीच बीच में भी उसको समीक्षा करते रहना होगा, उसको रिव्यू करते रहना होगा। तो इसका प्लान भी इन्होंने इसमें कर लिया, और इस कारण से उपलब्धियों की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। और अब के डेट में जो अमृत है, जो उन्होंने 2022 तक के लिए जो विभिन्न टारगेट रखा हुआ है, चूँकि वर्ष 2022 भारतीय स्वतंत्रता का 75वां साल है, उस 75वें साल में इनका मानना ये है, ठीक है, इनका मानना है कि अगर हम सरकार में रहें तो उस समय भारत समस्या मुक्त नो प्रॉब्लम कंट्री के रूप में रहेगा। यानी देश की समस्त शहरी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या के पास न्यूनतम जीवन के जो सूचक हैं वो सारे न्यूनतम जीवन के सूचक सारे उनके पास उपलब्ध रहेंगे, मतलब जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सिंचाई, बिजली, दूरसंचार, ये सारी जितनी भी अमृत में कई सारे हेडिंग्स हैं जो वर्ष 2015-16 के बजट में घोषित किया गया था, ऑल विल बी अचीव्ड बाय 2022, और उसके लिए ये अलग अलग योजनाओं को लेके चला रहे हैं, ठीक है। तो उसमें नेक्स्ट उसी में देखो, व्यय सुधार के संदर्भ में पैरा चेंज करके, व्यय सुधार के संदर्भ में, व्यय सुधार के संदर्भ में लगभग 1500 केंद्र प्रायोजित योजनाओं का 1500 केंद्र प्रायोजित योजनाओं का 300 योजनाओं में समेकन, कॉमा देकर के केंद्र द्वारा प्रारंभ की जाने वाली प्रत्येक योजना सनसेट डेट के साथ अर्थात क्या लिखे, सनसेट डेट के साथ अर्थात निर्धारित अवधि में योजना के लक्ष्य को निश्चित रूप से हासिल करना, निर्धारित अवधि में योजना के लक्ष्य को निर्धारित अवधि में योजना के लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करना। तो एक तो ये सुधार था योजनागत व्यय के संदर्भ में, जो 2-3 ये सुधार देखे। उसके बाद इन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण सुधार लिया है, और वो सुधार लिया कि जैसे मौद्रिक नीति में जाते हैं तो मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। अल्टीमेट जो उसका गोल है, बाजार में तरलता को समायोजित करके अल्टीमेट रूप से मुद्रास्फीति को ही तो नियंत्रित किया जाता है। तो मौद्रिक नीति के तहत मुद्रास्फीति के लिए कोई फिक्स्ड टारगेट नहीं रखा गया है कि सीपीआई आधारित जो संयुक्त मुद्रास्फीति है उसकी दर 4%, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। एक रेंज में है, ये 2 से 6% के बीच में, या 4% ±2%। जो लक्ष्य है इनके सामने वो क्या है, 4% ±2%, अर्थात 2% ज़्यादा 2% कम, इस बीच में 4% हो तो बहुत अच्छी बात है, ये इनका है। यानी 4 से कम भी हो सकता है, 4 से, तो एक रेंज दिया हुआ है उसके सामने। तो रेंज देने से फायदा क्या होता है, जब 5.4% मुद्रास्फीति है तो आरबीआई द्वारा 5.4% है तो आरबीआई द्वारा उदार मौद्रिक नीति अपना ली जाती है। वो इस बात का इंतजार नहीं करते हैं कि 3% मुद्रास्फीति हो तो फिर ब्याज दरों को काटें।
2 से 6 के बीच में हुआ, 5 भी हुआ, 5.5 भी हुआ, तब भी उदार मौद्रिक नीति अपना लेंगे। 6 से ज़्यादा होगा तो फिर ब्याज दर को काटने में सोचना पड़ेगा। तो उसी तरह से राजकोषीय नीति के लिए भी राजकोषीय घाटे का लक्ष्य एक फिक्स पॉइंट होने के बदले क्यों नहीं एक रेंज में दे दिया जाए कि भाई राजकोषीय नीति के माध्यम से राजकोषीय घाटे को 3.2% से 3.8% के बीच में रखा जाना चाहिए। तो इससे फायदा क्या होगा? सरकार के पास कुछ लिबर्टी रहेंगी योजनाओं को क्रियान्वित करने की। कभी व्यय बढ़ गया या आय कम हो जाने से सरकार के ऊपर कोई राजकोषीय तनाव उत्पन्न नहीं होगा। क्लियर है? तो इस बार के और इसके लिए जो राजकोषीय घाटे के संदर्भ में जो कानून है, वो कानून का नाम है FRBM एक्ट, FRBM फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट 2003, और उसका उपयोग किया जाता है। और उस कानून के माध्यम से सरकार के लिए वैधानिक रूप से राजकोषीय घाटे को कम करना आवश्यक हो जाता है। तो अब इनका कहना ये है कि इस FRBM एक्ट को समाप्त नहीं किया जाए, FRBM एक्ट को रिवाइज किया जाए और उसके लिए कमेटी बना दी जाए और उस कमेटी के द्वारा फिर नया रोड मैप दिया जाए। और वो जो रोड मैप में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य होना चाहिए वो कोई पॉइंटेड ना हो करके वो रेंज में होना चाहिए। ठीक है, ये प्रस्ताव उन्होंने किया हुआ। पैरा चेंज करके पैरा चेंज करके व्यय की अधिकता के बावजूद सरकार द्वारा 3.5% राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को राजकोषीय घाटे का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 3.5% राजकोषीय घाटे का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किंतु भविष्य के लिए FRBM एक्ट फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट एक्ट 2003 की समीक्षा करने के लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, विशेषज्ञों के अनुसार अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स राजकोषीय घाटे को राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को एक परास में निर्धारित किया जाना चाहिए। परास में रेंज क्या लिख देंगे? रेंज सही लिख दीजिए। एक रेंज में निर्धारित किया जाना चाहिए। इससे सरकार के पास राजकोषीय तनाव को या राजकोषीय तनाव का सामना करने में अधिक सुविधा रहेंगी। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट इन्होंने बाकी 7th पे कमीशन के बारे में कहा है कि जैसे कि हमेशा से परंपरा है
कि 7th पे कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी, उस रिपोर्ट को फिर से इम्प्लीमेंटेबल टू चेक इम्प्लीमेंटेबिलिटी, ठीक है, ऑफ, माने उसकी क्रियान्वयन की उपयुक्तता की जांच के लिए या किस प्रकार से उसको क्रियान्वित किया जाए, इसके लिए फिर से कमेटी बनाई जाती है और सरकार ने दोबारा वो कमेटी बना ली है और बना करके उसके रिपोर्ट के अनुसार ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जून 2016 से जो कि 1 जनवरी 2016 से लगना था, जून 2016 से वो लागू होगा और बाकी जो 5 महीने 6 महीने का एरियर है वो उनको जो पेमेंट जो बकाया है वो उनको एरियर के रूप में उनके खाते में भेज दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन 7वां वेतन आयोग लागू होगा, अगर पीटी में क्वेश्चन पूछता है कि 7वां वेतन आयोग कब से लागू होगा, ठीक है, तो आप जून नहीं, उसमें मान लो 1 जून दिया हुआ रहे, 1 जनवरी दिया हुआ रहे, तो वो 1 जनवरी 2016 से लागू होगा, ध्यान रखेंगे। इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2016, ठीक है। चाहे इम्प्लीमेंट जब भी डिफरेंस अमाउंट एरियर उनको उनके खाते में दे दिया जाएगा। तो ये चीज़ था। तो ये जितने उपाय थे, 2 प्रमुख उपाय थे, एक योजनागत व्यय के संदर्भ में और दूसरा FRBM एक्ट के संदर्भ में, ये राजकोषीय अनुशासन की प्रक्रिया के भाग के रूप में लागू किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बजट का जो पार्ट 8 था, जो पिलर नंबर 8, वो 8 पूरा हुआ। अब लिखिए स्तंभ 9, 9वां स्तंभ, कर सुधार। टैक्स रिफॉर्म, कर सुधार, ठीक है। तो जैसे हमने कई बार कुछ टेलीविज़न पे CNBC 18 पर एक कल बजट पे एक डिस्कशन, संडे का दिन था, एक डिस्कशन आ रहा था, उसमें मंत्री भी थे, वित्त राज्य मंत्री भी थे, प्लस बाकी और भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो कारपोरेट हाउसेज के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे थे, उनके मालिक भी थे। तो उसमें ये आ रहा था कि एकेडमिकली हमारे लिए जो नॉन टैक्स प्रपोजल्स हैं वो हमारे लिए ज़्यादा काम के हैं, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। टैक्स प्रपोजल उतना ज़्यादा हमारे लिए उतना ज़्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन आर्थिक विकास की दृष्टि से जाएंगे तो हमने पूरा बजट को जब पढ़ा, तो बजट को पढ़ने में एक इसमें जाएंगे तो ये वाला पार्ट है जो टैक्स प्रपोजल्स है, ये इस पूरे पेज में 2 पेज है, ये बजट का भाषण इनका, एक पेज ये है, बजट स्पीच इनका इस तरह से है, आधे में फोटो है, आधे में। तो ये जो यहाँ से टैक्स प्रपोजल शुरू होता है, देखो यहाँ से शुरू हो रहा है और ये पूरा 2 कॉलम, यानी एक पेज में जो 1 2 3 4 5 कॉलम है, उसमें 2.5 कॉलम टैक्स प्रपोजल है। लेकिन जब हम क्लास में जाएंगे, जब इसको करना शुरू करेंगे, तो हमारा काम आधे पेज में हो जाएगा, हमारे अपने कॉपी के अनुसार आधे पेज में हो जाएगा। इसका मतलब एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसकी संभावना कम है, कम कंटेंट है यहाँ पे। जो नॉन टैक्स प्रपोजल्स है उसमें हमारे काम का ज़्यादा, लेकिन जो हमारे काम का नहीं है वो कारपोरेट्स के काम का है, और उसमें कारपोरेट्स के लिए ऐसे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे भारत में विनिर्माण क्षेत्र, भारत में निवेश, निजी निवेश, सार्वजनिक निवेश, विदेशी निवेश में तेज़ी से वृद्धि होगी। और उसी में एक एग्जाम्पल दिया जा रहा था कि एक छोटा सा चेंज पिछले बार किया गया था, वो चेंज था मोबाइल कंपनियों के लिए, भारत में अगर वो उत्पादन करती हैं तो उनको उत्पाद शुल्क में छूट दिया जाता है। उत्पाद शुल्क का जो एवरेज रेट है वो 12.5% है, 12.5%, सेनवेट बोलते हैं उसको, CENVAT, माने उत्पाद शुल्क भारत में, एक्साइज ड्यूटी भारत में सेनवेट के नाम से लागू होता है, ठीक है, और उसकी दर 12.5% है। लेकिन वो एवरेज रेट है, वो एक नॉन मेरिट होता है और दूसरा मेरिट भी होता है, माने सरकार के द्वारा मुख्य उत्पाद शुल्क दर होने के बावजूद रखते हुए भी बहुत सारे क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए, अब निश्चित रूप से उसमें अल्कोहल उद्योग नहीं होगा, उसमें सिगरेट्स नहीं होंगे, उसमें तंबाकू नहीं होगा, उसको प्रोत्साहित सरकार नहीं करेगी। बहुत सारे क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए ये 12.5% से कम उत्पाद शुल्क रखा जाता है। और जैसे ही कम रखा जाएगा, जैसे कोई 10 लाख रुपए से अधिक महंगी गाड़ियों को खरीदता है तो उसके ऊपर 1% इस बार से ज़्यादा टैक्स लगेगा। इसका मीनिंग क्या हो गया कि गाड़ियों का मूल्य बढ़ गया। और इसी में अगर मान लो 6% की कमी कर दी जाए तब क्या होगा, 6% टैक्स की कमी कर दी जाए तब तो उसके गाड़ियों के मूल्य में गिरावट आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कल वो अपने भाषण में वो बोल रहे थे कि पिछली बार सरकार ने मोबाइल सेट उत्पादन कंपनियों के संदर्भ में, और ये किस किस कंपनी में क्या क्या कदम उठाए गए हैं,
इसकी सूची, हम तो हमारा फोकस तो केवल बजट स्पीच पर होता है। हम लोग मुख्य रूप से कहाँ पे फोकस करते हैं? ये जो हम दिखा रहे थे बजट स्पीच के ऊपर, लेकिन उस बजट स्पीच के साथ भारी संख्या में अटैचमेंट्स भी होता है। बहुत सारे इशूज अटैचमेंट के रूप में होते हैं जो वित्त मंत्री बजट भाषण पढ़ते समय नहीं पढ़ते हैं, और वो सीए होते हैं या जो इनकम टैक्स ऑफिशियल होते हैं या टैक्स ऑफिशियल्स होते हैं या कारपोरेट्स होते हैं, वो उसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ते हैं कि मेरे लिए क्या है इसमें। कोई कारपोरेट्स है और उसने देखा कि उसके लिए वहाँ पे 12.5 के बदले 24.5% है, उसका तो हो गया संकट। और उसने पढ़ा कि 12.5 के बदले वहाँ पे 6.5% है, तो उसका काम तो उछल जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये हुआ, पिछली बार सरकार ने जो प्रोविज़न किया, उस प्रोविज़न से 19 की 20 मोबाइल उत्पादक कंपनियां भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग हब एस्टेब्लिश करी हैं। सरकार के एक कर प्रस्ताव में कर में छूट देने से करीब करीब 20 कंपनियों ने भारत में मोबाइल उत्पादन का कार्य शुरू किया है। और इस तरह से अगर सैकड़ों क्षेत्रों में सरकार उत्पाद शुल्क में कमी कर दे या सीमा शुल्क में ये कंपनी जो एस्टेब्लिश होंगी उसके द्वारा कोई पूंजीगत आयात किया जाता है, कोई कच्चा माल, कोई मशीन या इस तरह का कुछ भी आयात किया जाता है, उस पर सीमा शुल्क अगर कम कर दिया जाए और जो बने उस पर उत्पाद शुल्क कम कर दिया जाए, तो इन दोनों तरह के कर का लाभ प्राप्त करने के लिए भारी संख्या में विभिन्न देशों से जो निवेशक हैं वो आकर के अपना मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ एस्टेब्लिश कर लेंगे, और मेक इन इंडिया का सरकार का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से जैसे सरकार ने स्टार्टअप की शुरुआत करी है, टू स्टार्ट समथिंग न्यू, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू अ कैपिटल, रिक्वायर्ड कैपिटल, एंड आल्सो गोइंग टू एग्जेम्प्ट योर इनकम फ्रॉम कारपोरेट टैक्स फॉर 3 years। अभी क्या होता है, कोई कंपनी आप कोचिंग खोलिए, सबसे पहले आप उसका रजिस्ट्रेशन कराइए, पैन कार्ड बनवाइए, सर्विस टैक्स लीजिए, और अपने 2 रुपये कमाए कि नहीं कमाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस बात की सूचना दीजिए कि कितना कमाए। हर 3-3 महीने पे आप इसको देते रहिए। सोच के देखो, अभी हमारा बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ तब तक इनको अपनी आय की चिंता लग गई। जबकि होना क्या चाहिए, इस आदमी को थोड़ा स्पेस दीजिए, आप समय दीजिए जिससे कि ये अपने आप को एस्टैब्लिश कर ले, और एस्टैब्लिश कर ले तो ये भी कमाए और आप भी कमाए। आप शुरू में ही अभी फसल की बुआई नहीं हुई तब तक आप अनाज बांटने के लिए पहुंच गए। वो छोड़ देगा, उसको वो कहेगा छोड़ो हमको नहीं करना है, नहीं हमको खेती नहीं करेगा वो। तो स्टार्टअप में ये जो एक निगेटिव सरकार का अप्रोच था, उस अप्रोच को बदला गया है कि आप अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करिए, न सिर्फ बिजनेस है, हम उसमें पैसा भी देंगे आपको, आप उसको आगे बढ़ाइए, 3 साल तक आप फायदा कमाइए, जब आपको लगे कि आपकी कंपनी एस्टेब्लिश हो गई तब आप सरकार को टैक्स देना शुरू करिए। तो इससे क्या होगा सर, इसके 2 फायदे हो जाएंगे। एक, भारी संख्या में उपक्रम स्थापित हो जाएंगे, और खुद जो भारी संख्या में लोग उद्यमी बन जाएंगे, और ऐसे लोग जो खुद उद्यमी नहीं बन पाए उनको वो रोजगार दे देंगे। ठीक है। तो सरकार के ऊपर रोजगार देने का जो बेरोजगारी वाली जो समस्या का दबाव है, उस समस्या से सरकार मुक्त हो जाएंगी। और उसके लिए सरकार को करना क्या पड़ा, सरकार को तो इतने सारे जो सरकार के प्रस्ताव होते हैं उसका ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है। क्लियर है। और हमारे लिए क्या इम्पैक्ट होता है, हमारे लिए इम्पैक्ट है कि आपका जो सार्वजनिक वित्त का एक टॉपिक होता है मेंस का, उस मेंस के टॉपिक में एक टॉपिक है व्यय सुधार। जब हम सार्वजनिक व्यय वाला टॉपिक पे जाते हैं तो प्रीलिम्स में तो ये रुपए पैसे की चर्चा करते हैं, अदरवाइज व्यय सुधार के लिए उठाए जा रहे कदम उसमें लिखवाते हैं। ये पूरा पैरा जो व्यय सुधार वाला है ये उठ के वहाँ जाके लग जाएगा। एक टॉपिक हम क्लास में कराते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था। ठीक है। और घाटे की वित्त व्यवस्था में क्या होता है, जानबूझ करके एक ऐसी बजटीय प्रणाली को अपनाना जिसमें आय से अधिक व्यय, और जो अंतर की राशि है उसको कर्ज लेकर के पूरा करना। ठीक है। और कंडीशन क्या है, लिया गया कर्ज का लाभकारी उपयोग होना चाहिए, और अगर लाभकारी उपयोग होगा तो उसमें क्या होगा, एक परिभाषा का पाठ आ गया,